लोकसभा का चुनाव नजदीक है और समय बीतने के साथ ही तैयारियां भी राजनीतिक दलों की तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में रोड शो कर रहे हैं। इसके साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देकर जनता को डबल इंजन की ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने की दिशा में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी कई कार्यक्रम चला रही है। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी अनिल बलूनी को लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ तैयारियों में लगी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिससे संगठन की मजबूती और लोकसभा चुनाव में जीत की संभावनाओं वाले प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है। उन्होंने जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति और कार्यक्रमों की भी जानकारी ली है। बंद कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा। सूत्रों की माने तो ज्यादातर नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही चुनावी मैदान में उतारने की राय दी है और साथ ही आम चुनाव में राष्ट्रीय के साथ स्थानीय मुद्दों को भी प्राथमिकता से उठाने का सुझाव दिया है। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की तैयारी भाजपा पर भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालिए। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव नजदीक आते ही राज्य का राजनीतिक पारा गर्मा गया है। बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम राजनीतिक दल इसको फतेह करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि भाजपा चुनावी तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल गई है। सरकार के साथ ही संगठन भी 2024 के दंगल को फतेह करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रदेश भर में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने चंपावत के लोहाघाट में मेगा रोड शो किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 अरब 62 करोड़ 15,76,000 की कुल 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर लोहाघाट की जनता को करोड़ों की सौगात देकर डबल इंजन की ताकत का एहसास कराया है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गांव चलो अभियान के तहत भाजपा पदाधिकारियों ने राज्य के सभी 11,729 बूथों पर 24 घंटे प्रवास किया। वहीं भाजपा का कहना है कि 2024 के चुनाव में पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। पूरे प्रदेश और देश में एक तरफा माहौल है, मोदीमय माहौल है, राममय माहौल है और पूरे देश की और प्रदेश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को 2024 में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इसी को लेकर के पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। गांव चलो अभियान अभी सफल कार्यक्रम हमारा रहा। उसके तहत हमने गांव में प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए आम व्यक्ति का समर्थन मांगा है और जो जिस तरह से पूरे गांव-गांव में माहौल है, निश्चित रूप से हम जो 400 पार का जो नारा दी है उसको हम सफलतापूर्वक पार कर रहे हैं। उनको ये चीज़ पहले करनी चाहिए। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम की देखरेख करें, उनसे सुझाव लें, उनसे मिलें जुलें। ये चुनावों के टाइम पे नहीं होना चाहिए था। ये 5 वर्ष चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी हर चीज़ चुनाव से पहले करती है। और बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए इसके सवाल पे कि जो एमपीज को 5 गांव गोद दिए थे, उनके क्या हालात हैं, जिसमें बच्चे कूद के गधेरे में जा रहे हैं, एक बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो वो सांसदों के द्वारा लिए हुए गांव हैं, उनकी आपने स्थिति सुधारी नहीं। अब ये गांव-गांव प्रवास करके गांव वालों पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। उनको आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा बंद करना चाहिए, सच में काम करना चाहिए।
वहीं लोकसभा की चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी अनिल बलूनी को लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन कर रही है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रही कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें संगठन की मजबूती और लोकसभा चुनाव में जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों पर चर्चा की। उन्होंने जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति और कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। बंद कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा के प्रत्याशियों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंधामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। कि आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आई थी और उन्होंने 2 दिन में व्यस्ततम शेड्यूल में जो है ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के वरिष्ठ नेताओं तक जो है व्यक्तिगत तौर पर विचार विमर्श करने का काम किया। उसमें उन्होंने सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, विधानसभा चुनाव लड़े जो है सभी प्रत्याशियों, पूर्व सांसदों और नगर अध्यक्ष, जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, सबसे जो है व्यक्तिगत तौर पर मिलके प्रदेश की राजनीति के संबंध में जो है फीडबैक लेने का काम किया। कुमारी जी का लंबा राजनीतिक करियर है, लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिलेगा। और देखिए, प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस संगठन के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, नेतृत्व के तौर पे उनको ये एहसास, आभास है कि दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए अपनी ताकत क्यों झोंकें, अपना पैसा क्यों खर्च करें, अपना समय क्यों खर्च करें। तो वो क्रिकेट की पिच पे क्लीन बोल्ड हो गए हैं या होने जा रहे हैं, ये उनको एहसास हो गया। इसलिए कोई भी बल्लेबाज बैटिंग करने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है वो पहली ही गेंद पर या तो क्लीन बोल्ड होंगे या हिट विकेट होंगे, इसलिए वो दम नहीं भर रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक कार्यक्रम तेज हो गए हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अपने विरोधी दलों से काफी आगे है। सरकार से लेकर संगठन तक चुनाव की तैयारियों को धार देने में लगे हुए हैं। भाजपा का दावा है कि राम मंदिर, यूसीसी और विकास के दम पर 400 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा हैट्रिक मारेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बेरोजगारी, महंगाई समेत विभिन्न जन समस्याओं से परेशान जनता भाजपा को सबक सिखाने वाली है। वहीं अब देखना होगा कि 24 का दंगल किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार का सामना करवाता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हेमा भंडारी जी जुड़ चुकी हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। यूकेटी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेटी की ओर से, और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी से कमलेश रमन जी हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। कमलेश जी, कांग्रेस पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ में तैयारियों में जुट गई है, क्या लग रहा है, तैयारियों से किसी प्रकार का कोई डर है? हाँ, देखिए, सभी राजनीतिक दलों का धर्म है, क्योंकि चुनाव है 2024 का, तो ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें अपनी उपलब्धियां, अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का सबको अधिकार है। और रही बात बीजेपी की कि उसकी अपनी क्या तैयारियां हैं, तो बीजेपी बिल्कुल पुरजोर तरीके से एक एक कार्यकर्ता के घर जाकर के एक एक जो जनमानस है, जिनको हमने सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, वहां तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। हमारे बूथ स्तर तक हमारा प्रवास की जो
हमारे जो नेतागण हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, वो सब बूथों पर जाकर 2-2 रात का प्रवास कर रहे हैं, 24 घंटे वहां रह रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उनकी जो काम नहीं हुए उनके बारे में सुन रहे हैं, जो हो चुके हैं, जिनको लाभ मिला है उनसे वार्ता कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला है उनको कैसे लाभ मिल सकता है, इसके लिए हमारे तमाम छोटे कार्यकर्ता से लेकर के और मुख्यमंत्री तक उत्तराखंड के एक एक बूथ पर जाने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जब हम जनता के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लाते हैं तो उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये बीजेपी के जो माननीय मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने बहुत बड़ा इतना अच्छा एक पखवाड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से चला है। और आज एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, तमाम सब लोग क्षेत्रों में जाकर के चलो गांव की ओर योजना चल रही है, बूथों पर प्रवास किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जो हमारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि चुनाव है और इसमें जब हम समाज के लिए और जनमानस के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, सर्वगुण विकास के लिए जब हमने काम किया है तो जाहिर सी बात है जनता के सामने एक अपील भी करेंगे कि हमारे अच्छे काम है, उस काम के बदले आप 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा यहाँ से जो 5 सीट जीत करके जाएंगे तो वो प्रधानमंत्री के रूप में वहां दिखाई देंगे। तो इसके लिए जनता के बीच में जाकर के अपनी जो योजनाएं हैं, अपने जो किए गए कार्य हैं, उन सबको जनता तक पहुंचाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और रही अन्य दलों की बातें, तो ये सभी का अपना एक धर्म है, सभी अपने अपने राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपना काम करते हैं। जो अच्छा काम करेगा जनता उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और जो गलत करेगा उसको पीछे करने का काम करेगी। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की जिनको हम लोगों तक ले जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बूथों के ऊपर बैठकर उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है कि अगर कोई लाभार्थी अगर छूट गया है किसी योजना के तहत, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के साथ साथ वो सारे मुद्दे भी उठा रही है जो मुद्दे आपके कार्यकाल के दौरान अनछुए रहे या जिन पर काम नहीं हुआ, जो स्थानीय मुद्दे थे। तो ऐसे में कहीं कोई डर तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम जनता भी उन मुद्दों के चलते बड़ी परेशान नजर आई है। देखिए, हमें कोई डर नहीं है, भाजपा को कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने तो काम करके दिखाया धरातल पर। वो वादे पूरे किए पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे। यूसीसी लाने का काम किया, महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, 10% हमारे जो आंदोलनकारी रहे उनको देने का काम किया, एक नकल विरोधी कानून लाने का काम किया, जो बरसों तक नकल के माध्यम से भ्रष्टाचार फैला रहे थे। ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचती है, तो हमें कोई डर नहीं है। और बात रही कांग्रेस की, तो सबका अपना कर्तव्य है, अगर उनके पास कुछ अच्छा होगा जनता के लिए तो वो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो चुकी है, क्योंकि उनके यहाँ तो अपनी खुद की खिचड़ी इतनी है कि वो दाल अलग करे कि चावल अलग करे, वो किसको अपना नेता बनाए, किसको चुने, उनको तो खुद ही ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तक उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे हैं, वो कैंडिडेट का चयन नहीं कर पा रहे हैं, और जो कैंडिडेट है भी तो वो भाग रहे हैं चुनाव से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सब दलों का अपना धर्म है, अपना काम करने का तरीका है। हमारा अपना काम करने का तरीका है कि हम अपने अपने बूथों पर जाकर के उनको मजबूती के साथ में काम करें, और 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से 5 की 5 सीटें जीतकर देने का काम करेंगे। और एक एक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज भी है कि सरकारी जो हमारी तमाम योजनाएं चली उनको लोगों तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है, उसको हम पूरा निर्वहन करते हैं। ठीक है। अभी हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष साहब, कोई डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, भले ही आपकी ओर से लाख मुद्दे उठाए जा रहे हों, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान के समय में, आप इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन जो पतन होता क्या ये वजह है कि आज लोग डर नहीं रहे हैं, या आप लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं आपकी तैयारियों से? निश्चित मैडम, देखिए डर क्यों हो, भारतीय जनता पार्टी को सोचने की बात है। हाँ। ईडी, सीबीआई, इनके कई हाथ हैं, इनके 1-2 हाथ नहीं, एक साधारण आदमी के तो 2 ही हाथ होते हैं, पर इनपे कई हाथ हैं। इनपे ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, पूरा चुनाव आयोग जो 28 राष्ट्रीय पार्टियां, जो 28 पार्टियां हैं, वो चुनाव आयोग से मिलना चाहती है, ईवीएम के बारे में बात करना चाहती है। पिछले 6 महीने से वो चुनाव आयोग मिलने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव आयोग समय ही नहीं दे रहा है। तो जिनके पास पूरे हथकंडे हो उनको डर किस बात का, जब सैया कोतवाल तो डर किस बात का। तो इनको पता है कि हम लोग जो है ईवीएम से जीत जाएंगे। और आप देखें चंडीगढ़ के अंदर कैसे सेटिंग है, मतलब खुले आम जब बैलेट पेपर की हम मांग कर रहे हैं
क्या उस बैलेट पेपर का भी मतलब रह गया जहां पेन की स्याही से बैलेट पेपर को खराब कर दिया गया? 20-20 बैलेट पेपर खराब कर दिए गए, तो जहां लाखों करोड़ों पड़ेंगे वहां ये लोग पता नहीं कौन सा हथियार यूज कर लेंगे। आज एक बात बताए मैडम, इतना कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के पास आ कहां से रहा है? इतनी बड़ी संख्या में किसान कल को भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली है, और उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी ऐसी होगी जो गांव गांव लोगों के घर घर तक जाके अनाउंसमेंट करवा रही है कि कोई भी इस आंदोलन में शामिल मत हो जाना, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो ये डर नहीं है तो क्या है? आने तो ना, आंदोलन करना तो अधिकार है, जनता का अधिकार है अपनी मांग के लिए संसद का घेराव करना, विधानसभा का घेराव करना। पर इन लोगों को डर है जब इतनी मात्रा में जनता निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज किसानों को आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। आप बताएं किस चीज से? ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर इतने सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। किससे जीतेंगे? सरकारी कर्मचारी आपको वोट नहीं दे रहा है, किसान आपको वोट नहीं दे रहा है, युवा बेरोजगार आपको वोट देने को तैयार नहीं है, महिलाओं के साथ आप क्या करते हैं, उत्तराखंड सबसे बड़ा उदाहरण है, वो वोट नहीं दे रहे हैं। तो किसकी बदौलत आप कह रहे हैं उपनल कर्मी आपको वोट नहीं दे रहे हैं? फिर भी भारतीय जनता जब पार्टी विधानसभा, देखिए अभी लोकसभा है, अभी लोकसभा है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जीतेंगे सिर्फ ईवीएम की सेटिंगों से जीतेंगे। आशीष जी देखिए ये ईवीएम वाला रोना ना, अभी जैसे आपकी कर्नाटक में सरकार बनी, वहां पर ईवीएम का कोई दोष नहीं था, तो ये पुराना हो गया है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वोट, सुनिए आपने कहा वोट नहीं दे रही है, अभी तो लोकसभा का ठीक है, उसका भी इंतजार कर लेंगे, लेकिन अभी जितने विधानसभा के हुए हैं, या बाकी के राज्यों की बात कर ले या आपके उत्तराखंड की ही बात कर ले, सर वोट तो सारे इनको ही जा रहे हैं ना। आप अपनी बात या तो जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे सही तरीके से। देखिए मैडम, तानाशाह तो पूरे हैं ये लोग। अच्छा, हमारी जो बात, तो जनता के मत का तो सम्मान रखिए। आज सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है मैडम, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो सरदार है इनके, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी पोस्टें आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं। किस तरह से बोला था उन्होंने, जब जाए तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़कर जाए, महंगाई का मौ नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, ये क्या सब कुछ बोल रहे हैं। तो किस तरह की बातें बोली थी आप देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पुरानी बातों से उस समय क्या बोलते थे, जैसे प्रधानमंत्री जी की उम्र बढ़ रही है वैसे हमारे रुपया उसके डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, क्या क्या बातें नहीं बोली थी, आज सब खुल के सामने आ रही है। इनका झूठ सब सामने आ रहा है। किस चीज पे सरकार बनाई थी आप लोगों ने? महंगाई के मुद्दे पर सरकार बनाई थी। नहीं तो लोकसभा के चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है, जनता का साथ आपको मिलने वाला है? ये तो लोकसभा के चुनाव में भी सारी सीटों पर जीत का दावा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मैडम बोल सकती है ना मैडम, उनको उनपे अगर जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हम अपना कैंडिडेट नहीं बता रहे आपको, आप जैसे कैंडिडेट बताएंगे आप तो अभी से उसके पीछे पड़ जाएंगे। कैंडिडेट जरूर बताएंगे, निश्चित कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो कैंडिडेट तो है। अब हम पहले ही बता दें तो आप तो देखो, माननीय हरक सिंह रावत जी ने कहा मैं हरिद्वार से तैयारी करूंगा, आप उनके पीछे पड़ गए। ठीक है, यानी बीजेपी को भले ही कांग्रेस का डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी का डर जरूर है। देखिए आशीष जी, आप जैसी बातें बोल रहे हैं उससे यही नजर आ रहा है। ठीक है, जय जयकार हो सकती है पर क्षण समय के लिए। सच सच होता है और आखिर में सच ही जीतता है। ठीक है, इस बात को निश्चित यकीन मानिए। ठीक है। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से हेमा भंडारी जी हैं, उनके पास जाते हैं, उसके बाद शांति जी के पास में आएंगे। हेमा जी, जिस तरीके से भी देखिए कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति जो है काफी हद तक आपस में टकराव वाली नजर आती है, क्योंकि विपक्षी दलों के तौर पर देखें तो कांग्रेस सबसे आगे खड़ी होती है, आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशती रह गई। अभी लोकसभा के चुनाव में क्या स्टैंड, तैयारी कितनी है आपकी, क्योंकि आपके पास तो न कार्यकर्ता नजर आता है न नेता नजर आता है। देखिए यशी जी, जो मैं आपके साथ गरिमा हेमा जी, मैं गरिमा हूँ आपके साथ। और लोकसभा चुनाव है तो सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, और जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी तैयारी कर ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चुनावी पार्टी है, हमेशा चुनाव के ही मूड में रहती है। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो इनके बड़ी बड़ी करोड़ों की जो योजनाएं हैं उनकी सौगातें बंट रही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो है आज हरिद्वार में भी लगभग 1100 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा इन्होंने जो है नाम दिया है उसका नारी शक्ति महोत्सव, जो इन्होंने आज आयोजन किया है। और नारियों की बात करते हैं न्याय दिलाने की, और आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला पाए। अब क्यों नहीं ये वीआईपी का नाम खोल के उसके खिलाफ वो करते, एक्शन लेते? लेकिन नहीं,
ये तो सिर्फ हवाई बातें करते। कौन सा इनका, जितनी बड़ी बड़ी इन्होंने योजनाओं की बात करी है, एक अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि यूसीसी कानून किया है मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए। बाकी ले आए भू कानून, क्यों नहीं भू कानून लाते, क्यों नहीं मूल निवास लाते, क्यों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जो है शिलान्यास करने आए, यूसीसी के कर्मचारी वो वहां पर देखिएगा कि सड़कों में आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेके कल टिहरी में हम गए थे तो वहां पर भी आंदोलनरत है। सब जगह तो आंदोलन हो रहे हैं। इन्होंने किसके लिए, किसका किया? इन्होंने जनता का ख्याल रखने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री धामी जी अगर इतने ही गंभीर हैं तो क्यों चुनाव के नजदीक आते ही ये बड़े बड़ी घोषणाएं शुरू कर देते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ करके दिखाएं कि हाँ ये घोषणा की थी और इसका धरातल पर ये है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं, मुख्यमंत्री को घोषणावीर कहा भी जाता है उत्तराखंड में, चुनावी स्टंट है इस समय इनका। अगर ये कहते हैं कि इस समय मोदी जी कहते हैं 400 पार, तो 38 दलों को लेके क्यों जा रहे हैं साथ में, जब 400 पार का नारा ले रहे हैं? लेकिन इनको पता है ना जमीन की आज ठीक है हेमा जी। और उम्मीद लगाती है कि सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश पार्टियां उनके विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाएंगे, धरातल पे उतरेंगी और राज्य से लेकर देश तक खुशहाली की ओर बढ़ेगा। इन पर पिछले 10 वर्षों पे क्या हुआ, इस पर मैं जो बात कहूंगा पैनल पे बैठे सभी लोग इसमें सहमत होंगे। मैं सबसे पहले महेंद्र भट्ट जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो राज्यसभा के यहाँ से मेंबर के लिए उनके नाम की घोषणा हुई है। उम्मीद करता हूं प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते वो उत्तराखंड के मर्म को भी राज्यसभा में रखेंगे और उत्तराखंड के विकास की बात करेंगे। अब आ जाइए मुद्दों की बात में। देखिए लोकसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत पार्टी है कि दूसरी विचारधाराओं के लोगों को डराकर, धमकाकर, तोड़कर अपने पे मिलाकर ये बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ग्राउंड पे इनकी कोई तैयारी नहीं है। और जिस डर को दिखाकर ये अपने पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल सत्ता और सत्ता में कैसे बने रहना है उस पर काम करने वाली बात। दूसरी बात है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पेंशन के लिए हो रहे हैं, कहीं तो भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए आंदोलन हो रहे हैं। नौजवान सड़कों पे आंदोलित हैं कि राज्य में हमको जो है नौकरियां दो। और जो संविदा कर्मचारी हैं वो बहनें आज सड़कों पे आंदोलित इस बात को लेकर है कि आपने हमारी पूरी जवानी जो है संविदा में डुबा दी और अब हमको बाहर कर रहे हो, ऐसा जुर्म ना करो, हमको नियमित करो। कहने का मतलब है जिस राज्य का प्रत्येक नागरिक त्राहिमाम कर रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पर आकर कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो हौसला कहां से आ रहा है जबकि पूरा राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया है। जिन महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी जबरन रोड शो कर रहे हैं, जबरन कर्मचारियों को, प्रधानों को एक कमरों में बंद कर मुख्यमंत्री जी को भीड़ दिखाई जा रही है। लेकिन फिर इन्हीं को जनता का साथ, उसी जनता का साथ इनको चुनावों में कैसे मिल जाता है सर? बहुत दूर नहीं है, लोकसभा का पहले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधानसभा बहुत पहले भी नहीं हुए। मेरी बात कंप्लीट अरे नहीं, बिल्कुल आप मेरे सवाल जोड़ते जाइए। अंकिता हत्याकांड ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ कितना दुराचार कर रही है और किस तरीके से हत्यारों को, बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। इन 5 सालों में जो गांव गोद लिए थे उन गांवों की क्या दशा है उस पर कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार पार्टी होती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात करती कि हमने 10 सालों में उत्तराखंड को ये विकास से जोड़ा है, पलायन रोका है, उत्तराखंड के अंदर हमने मूल निवास 1950 लागू किया है, यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप कार्य किया है। ये बताइए, बताने की बात है कि यूसीसी, मैं सनातन धर्म का आदमी हूँ, राजनीति अपनी अलग जगह पर है, मगर यूसीसी में जो ये लिविंग रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये सनातन परंपरा पर हमला है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारा है। बताइए कोई बाप ये लिख के देगा कि मेरी बेटी किसी के साथ रहेगी? अरे इसको तो बंद करना चाहिए था, इस कानून को। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। ये वो मुद्दे हैं जिनको हम जन आंदोलन की तरह जनता के बीच में ले जाकर घुमा रहे हैं, बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमको धमकाकर, डराकर, पुलिस का भय दिखाकर हमारे
परेशान करने का काम कर रही। ठीक है, शांति प्रसाद जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बीजेपी से कमलेश जी उनके पास जाएंगे। शांति प्रसाद जी का नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है। कमलेश जी, डर है जनता में, भय का माहौल है, आपने कोई वादे नहीं किए, विपक्षी आपके आरोप लगा रहे हैं कि आप किस मुंह से जनता से ये कहते हैं कि हमारे साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए, आप किस मुंह से ये भरोसा जताते हैं कि जनता आपका ही साथ आने वाले चुनाव में देगी? ये सारे आरोप हैं विपक्षियों के और जनता भी परेशान है। देखिए, किसी भी एक मुद्दे को लेकर नहीं, लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड में बात करें तो देखिए, यूसीसी को लेकर आपने जो वादे किए थे वो पूरे तरीके से निभाए, लेकिन बाकी भी बहुत सी चीजें थी जो उत्तराखंड के लिए जरूरी थी, जिनको प्राथमिकता में होना चाहिए था, लेकिन आपकी ओर से, सरकार की ओर से उनको नहीं रखा गया। इसको लेकर शिकायत तो आम जनता को भी है ना। देखिए, मैं आपकी बातों का पुरजोर जवाब दूंगी कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है और महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, प्रदेश के लिए क्या किया। लेकिन मैं उससे पहले हमारे तीनों प्रवक्ता भाइयों ने और हमारी बहन ने भी एक आरोप लगाया, यूकेडी और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर क्या जनाधार है ये आप भी जानती है, ये खुद भी स्वयं में जानते हैं। अभी जब डिबेट हो रही है इस चीज पर कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो भट्ट जी ने तमाम अपनी तैयारियों को नहीं बताया, क्योंकि वो स्थानीय क्षेत्रीय दल है, तो उन्होंने अपनी तैयारियां नहीं बताई, क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, उनको खाली दूसरे मुद्दों पर जाकर आपको नहीं पता जन आंदोलन कौन कर रहा है। मैं केवल आपकी बात का जवाब दे रही हूं। ठीक है, ठीक है। अब शांति अब प्रसाद जी, देखिए, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज। इसीलिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, बहुत अच्छे से सुनी, तो मैं चाहूंगी आप भी सुने तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ठीक है मैम। तो दूसरा बात, हमारी आम आदमी पार्टी, जिनको 2% भी 3% भी उत्तराखंड की जनता ने वोट नहीं दिया। दूसरी बात कि आप अपनी क्या तैयारियां कर रहे हैं जनता के बीच में, आप क्या लेकर के गए हैं, क्योंकि यूकेडी को भी काफी पहले बहुत अच्छा मौका मिला जनता के बीच में रहने का, और आज भी वो चलो सड़कों पर रहकर जैसे भी रह करके जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में अस्वीकार है, उनको जनता स्वीकार नहीं करती। क्षेत्रीय दल होने के नाते उनकी बातों पर जनता भरोसा नहीं करती, जबकि आंदोलन, मुझे लगता है कि जबकि आंदोलन का जो पूरा सार था वो उत्तराखंड हमारे यूकेडी से चलता था, हम लोग भी उनके पीछे थे, लेकिन फिर भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, आम आदमी पार्टी को स्वीकार नहीं करा। रही बात अब कांग्रेस की, अब मैं तीसरी पार्टी कांग्रेस पे आती, क्योंकि वो विपक्षी की भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता, केवल उनको ऐसा लगता है कि ईवीएम से ही शायद बीजेपी सरकार अन्य राज्यों में और केंद्र में आती है। जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की सरकार आती है, क्या वहां पर ईवीएम काम नहीं करता? क्या वहां पर ईवीएम में घोटाले नजर नहीं आते? अगर ये जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है कि वहां इनकी सरकार बन गई, और अगर ये वहां नहीं जीतते हैं और बीजेपी की सरकार आ जाती है या अन्य दलों की सरकार आती है तो वहां ईवीएम में घोटाला हो जाता है। तो ईवीएम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा अपने आप को। अरे आप साबित कीजिए कि आपने जनता के बीच में क्या क्या काम किया, आप अपनी योजनाओं को बताइए, आप अपने उस मुद्दों को लाए। राजस्थान में क्या हुआ आपका, आपने 500 रुपए का सिलेंडर कहा, उसके बावजूद भी जनता ने आपको नकार दिया। ठीक है। कर्नाटक में क्या हुआ, आपको जनता ने नकार दिया। आपकी पंजाब में जो अब इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर ईवीएम नहीं? लेकिन उत्तराखंड की जनता के सवालों का जवाब दीजिए ना आप। उत्तराखंड में ठीक है, आपको राज्यों में जीत मिली होगी, वो ठीक है, आप उसका सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन उत्तराखंड में जनता आपसे पूछ रही है कि मैडम पलायन पर, बेरोजगारी पर या फिर मूल निवास पर, इन सब पर काम कब होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल बहुत वाजिब है। अब मैं इस चीज के लिए बिल्कुल तत्परता से के साथ में आपको जवाब देना चाहूंगी। देखिए, भू कानून पर भी और आपका मूल निवास पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है कि जल्द से जल्द इस पर आप जवाब दें, ताकि हम इस वाली जो समस्या है इसका भी निवारण कर सके, इसका भी निस्तारण हो सके, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बाकी ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को सरकार बहुत ही सजीता के साथ में लेकर के चल रही है, कमेटी के साथ में बैठ करके बहुत जल्द इस पर भी निर्णय आएगा, और शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत जल्दी सरकार को धन्यवाद देते हुए भी नजर आएंगे, मेरा पूरा भरोसा है। दूसरी बात, आप ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से जो वादे किया, आपने काम क्या क्या किया? पलायन को रोकने के लिए तमाम जितने भी मुद्दे, जितनी भी मशक्कत मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी तमाम हो रही, यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर किया गया, युवाओं के लिए किया गया, पलायन ना हो इसको रोकने के लिए किया गया, पहाड़ों में जिंदगी अच्छी हो सके उसके ऊपर काम किया, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, हमारी जो एकल महिलाएं रहती है उनको 5 लाख तक का लोन देने का काम किया, शक्ति बंधन के तहत 5 लाख। कमलेश जी, आज यूपी से आई हुई है बसें, यहाँ महिलाओं को पता नहीं है
जहाँ कार्यक्रम हो रहा है ऋषिकुल में ना, वहाँ पे आसपास की महिलाओं को भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। हरिद्वार की महिलाओं को नहीं पता है, महिलाएं कहाँ से यूपी की बसें खड़ी हैं। ठीक है, एक एक करके हेमा जी मैं आपके पास आती हूँ। हेमा जी इसके बाद आपके पास से आते हैं, आप काउंटर करिएगा। हेमा जी एक साथ बोलते किसी की भी आवाज नहीं आती है, प्लीज हेमा जी शांत हो जाइए। कमलेश जी जल्दी से कंप्लीट करिए, उसके बाद हेमा जी के पास जाएंगे। बाहर से महिलाओं को लाना पड़ रहा है। ठीक है अब कमलेश जी शांत हो जाइए। अब कमलेश जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। कमलेश जी अब हो गया, दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज कम से कम इतना समझिए। 15 लाख रुपए लेकर के भ्रष्टाचार किया जाता था, बच्चों को नकल करवाई जाती थी, वो कानून कौन लेकर आया? वो बीजेपी की सरकार लेकर आई। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। अब हो गया ना आपका, मैंने आपसे पूछा था, आप बोल चुकी ना, आप अब बाकी लोगों को बोलने देंगी? हेमा जी अब आप शुरू कीजिए। देखिए और प्लीज एक साथ मत बोला करिए। बड़ा ही मेरे को आश्चर्य होता है कि मैं खुद गई और खुद देखा जाके कि यूपी से भी बसें आई हुई हैं। यहाँ पर जो हरिद्वार में महिलाओं को ऋषिकुल के पास जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहां से सुबह मुझे फोन आता है कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कहा हाँ, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम सुना है मैंने, क्योंकि मैं वो देख रही हूँ फेसबुक में भी चल रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, लेकिन वहां पर आसपास की हरिद्वार की किसी महिलाओं को नहीं पता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा। और तो ये जो कार्यक्रम में महिलाएं पहुंची कौन थी? यूपी से भर भर के आ रही है बसें, मतलब खरीद के महिलाओं को पैसे दे के ला रहे हैं कि लो भैया पैसे, दिहाड़ी की महिलाएं इकट्ठी करके रख रखी है, तो दिखा दिया महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर हमने शिलान्यास किया है, हमने ये किया है। अरे जब महिलाओं की बातें करते हैं, मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां पर अंकिता भंडारी की बात आती है वहां पे आंखें मूंद लेते हैं। ये तो ठीक है हेमा जी, ठीक है, यानी आपका आरोप है कि इनकी रैलियों में जो भीड़ है वो बाहर से आई हुई है, महिलाओं को भी आप कह रही यूपी से भर के लाया गया। ठीक है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब चुनाव में यही वोट पड़ते हैं तब क्यों सारे इन पर पड़ जाते हैं? क्या वो भी बस में भरकर लाए जाते हैं? ये बड़ी बात है ना। आप लोग अपना परफॉर्म करिए। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रही थी विधानसभा के चुनाव में? ये जो है अब धर्म के नाम पे जो है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देंगे, यहाँ पर मोड़ देंगे, लोगों के दिमागों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि मीटिंग करवाओ भाई, ये जय श्री राम के वो डालो, सबके गलों में डालो। ये कल मीटिंग वहां पर करिए, इन्होंने हर वार्ड में जाके कह रहे हैं कि नहीं ये राम के नाम की मीटिंग है, ये राम के नाम की मीटिंग। ठीक है, अच्छा राम के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अब आपके पास लौटेंगे। हेमा जी प्लीज शांत हो जाइए। अब देखिए बाकी मेहमान भी आए हुए हैं ना, इनको भी अपनी बात कहने का वक्त तो दीजिए कम से कम। कांग्रेस से आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी, भगवान के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है, आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनकी ओर से आरोप लगाया गया, क्योंकि अभी फिलहाल लोकसभा के चुनाव की बात कर लें तो गठबंधन आप लोगों का जो इंडिया गठबंधन, हालांकि उसमें से कितने लोग बचे हैं आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग साथ हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत की राजनीति करती है। जब देश के अंदर नफरत फैलती है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि नफरत से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। प्यार से तो इन लोगों ने रहना सीखा ही नहीं, प्यार तो इनको पता ही नहीं किसे बोलते हैं। देश के अंदर कैसे एक पक्ष को दूसरे पक्ष से लड़ाया जाए, कैसे दंगे हो, कैसे दूसरा देश हमारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोले, कैसे कोई दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म। आशीष जी मैं आपको माफी के साथ टोक रही हूँ, आशीष जी माफी के साथ मैं आपको टोक रही हूँ। देखिए दंगों की बात अगर करें तो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, कहते हैं कि अब दंगे नहीं होते, और आंकड़ों पर अगर जाए तो दंगे नहीं होते। तो फिर यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है? सिर्फ आरोप लगाने के लिए क्या आरोप लगाया जा रहा है? विरोध करने के लिए, क्योंकि सोच रखा है विपक्ष तो विरोध करना है, क्या इस नियत से विरोध हो रहा है? नहीं मैडम, आप बताएं, क्या हल्द्वानी में ऐसी घटना होती थी? क्या पुरुला के अंदर ऐसी घटना होती थी? उत्तराखंड जैसे शांत राज्य के अंदर ऐसी अगर घटनाएं हो रही है, दो पक्षों के बीच में जहां लोग भाईचारे प्रेम से रहते थे, आज अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा हुआ जिसने मारा, बहुत गलत किया, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने यहाँ इस तरीके का काम होगा, इस तरह का काम होगा। कमलेश जी बीच में नहीं बोलते। कमलेश जी, दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि आप शांत हो जाइए, जब मैं आपके पास आऊँ जब बोलिएगा ना। कुछ लोग मरे तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा होगा। राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। पुलवामा हमला भी ऐसे ही नहीं हो गया चुनाव से पहले, ये सब हमलों के पीछे कहीं ना कहीं साजिशें हैं। आशीष जी प्लीज, होते हैं।
ठीक है, ठीक है। यूकेडी से शांति प्रसाद जी है। शांति प्रसाद जी, देखिए आरोप बहुत से लगाए जा रहे हैं, आपने भी कहा, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि देखिए यूकेडी को भी खूब मौका मिला जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का, भले ही बहुत ऊपर तक मौका नहीं दिया जनता ने, लेकिन वो भी तो अपनी वजह से हुए ना। आप ही की पार्टी की प्रवक्ता बहुत सारे हमारे साथ बैठते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं कि हम जनता तक उस हद तक जाकर अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन देखिए जनता अगर समर्थन दे रही तो उससे ऊपर का कुछ नहीं हो सकता। अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, वो तो पूरा दावा कर रहे हैं। अभी से विपक्षी कांग्रेस पार्टी को आपने सुना ही होगा, आशीष जी कह रहे हैं कि हमें तो डर है भैया क्योंकि ईडी है, सीबीआई है। लेकिन क्या ये कह देने से ही आप बच जाएंगे, या तो आपने हार मान ली पहले से? कोई कैंडिडेट नहीं है इनके। मैं आपको बता दूं, हम राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। हमें ना तो जीत की खुशी है ना हार का गम है। हम बुनियादी मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं। बहन, हम क्या कर रहे हैं मुद्दों पे? तो ये बताइए, जन आंदोलन काहे के चल रहे हैं उत्तराखंड में? अरे कर्मचारियों को हम समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मूल निवास होता तो आज आपकी प्राथमिकता होती। ठीक है कमलेश जी, शांति प्रसाद जी आप शांत हो जाइए। कमलेश जी पहले सुनिए। कमलेश जी, मैं आपको 4 बार बोल चुकी हूँ, जो भी बोलता है आप उसके बीच में बोलना शुरू हो जाती हैं। आप ये समझिए ना कि दो लोग एक साथ बोलते तो आवाज नहीं आती। मैडम आपके पास आएंगे तब आप अपना पूरा बोलिएगा, आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। आप मूल निवास का लिए हम जन जागरण रैलियां निकाल रहे हैं। कल टिहरी में थी, हम लोगों को समझा रहे हैं कि पुरानी पेंशन खत्म हो गई, हम गरीब कर्मचारियों के बीच के लोग हैं भाई। अगर हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे? अग्निवीर इन्होंने खत्म कर दिया। हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी अग्निवीर खत्म हो जाएगी तो हमारी गढ़वाल राइफल की पहचान खत्म हो जाएगी, कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान खत्म हो जाएगी। ये मुद्दे हैं जिनको हम लेके जा रहे हैं। हम जनता के बीच में बता रहे हैं कि आपके सांसद ने जो गांव गोद लिए, उन गांव में पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, तो कैसा गोद सांसद ने लिया है? हम दिल्ली की सरकार को अगर बनाने की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली की सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि बताइए सांसद ने कब उत्तराखंड में पलायन पर बात करी, जंगली जानवरों से बचाने की बात करी? अभी जवाब लेंगे और इस पर कमलेश जी को जवाब देना होगा। स्थानीय मुद्दों पर जनता को जागृत कर रहे हैं और विश्वास है एक दिन जनता जागेगी। जनता समझ रही है। हमने राष्ट्रभक्ति के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया, आज हम सजा भुगत रहे हैं। हमारे सारे अधिकार छीन लिए, जमीन बिक गई, जनसंख्या विस्फोट हो गया, नौजवान लड़कों को रोजगार छीन गए। तो ये मुद्दे हैं, जनता समझ रही है। और मेरा विश्वास है उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार जिस दिन आएगी या जिस दिन हमारे सांसद जीत के जाएंगे, ये सारे बुनियादी मसले जो ठीक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये दंगाई है। राम की बात करती है, राम हमारे हैं। मैं श्री राम हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा राम हमारे भगवान है, आराध्य है। अगर उनके आदर्शों पर भाजपा चलती तो सनातन धर्म का परचम लहरता। मगर दुर्भाग्य है, ये राम की बात करते हैं, रामलाल को फायदा पहुंचाते हैं। ये काम की बात करते हैं, अडानी को इसको धंधा दे देते हैं। तो ये तो राजनीतिक ठग लोग हैं, जनता समझ रही है। और मेरा विश्वास है मुद्दों पर वोट जिस दिन हम उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने की भावना रखते ही नहीं है। हमारा संकल्प है हर वर्ग को हम साथ लेकर चलेंगे और उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को उत्तराखंडियों के हिसाब से बनाकर रखेंगे। ये हमारा ठीक है। अब बीजेपी से प्रवक्ता है कमलेश, अब बोलिए और जवाब दीजिएगा, जनरलाइज बातें मत करिएगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी शांति प्रसाद जी ने कहा, इसमें कुछ गलत नहीं कहा है कि ठीक है वो अभी उतनी बड़ी दल नहीं है, उनके पास उतना चंदा नहीं आता कि वो उस हद तक प्रचार प्रसार कर सके और अपनी बात को वहां तक उस तरीके से जनता तक पहुंचा सके। लेकिन आपकी पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी कहती है और साथ ही साथ आपने जो वादे किए थे यूसीसी को लेकर वो पूरे किए। अब जनता और विपक्षी आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई स्थानीय जिन चीजों को लेकर उत्तराखंड बना था वो उन वादों का क्या हुआ? बताइए, मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी, इन सब मुद्दों का निवारण कब करेंगे आप? यूसीसी पहले जरूरी था, हम ये नहीं कह रहे यूसीसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं आपके विपक्षी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पहले प्राथमिकता में क्या होना चाहिए था उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल आपकी बात का बिल्कुल सही जो आपने पूछा, बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगी मैं। भू कानून पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है और बहुत ही जल्द उस पर उन्होंने उनसे विचार विमर्श मांगे कि आप जल्दी से जल्दी ये बताइए ताकि इस समस्या का भी निस्तारण हो सके। दूसरी बात, आपके मूल निवास की, भू कानून की, तमाम ये जो सारे मुद्दे हैं, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दे हैं इस उत्तराखंड के और ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं जब से हमें उत्तराखंड मिला था। जब हमने इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी तो लेकिन अब तक इनका कोई हल नहीं है मैडम, अब तक इनका कोई हल नहीं है। आप यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भले बन गए हो, यूसीसी वाले आप पहला राज्य बन गए, आपने नई पहल के लिए उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया और आपने उस प्रयोग को पूरा किया, तो वो आपके लिए आपको लग रहा होगा ना कि आपको चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, वरना उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों को भी तो प्राथमिकता दी जा सकती थी।
जनता के बीच में अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें उखाड़ के फेंक देगी, आप हटा देगी यहाँ से। कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि जनता सर्वोपरि है, अगर अच्छा काम नहीं करेगी कोई भी सरकार हो उसको हटाने का काम करेगी। 2024 का चुनाव है, अगर जनता के बीच में हमने काम नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है हमें वोट कम पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम है, जो वादे हमने किए, उन वादों को पूरा करने के लिए बिल्कुल सरकार कटिबद्ध है। चाहे भू कानून हो, चाहे आपका मूल निवास हो, तमाम जो हमारी पलायन हो, तमाम जो चीजें हैं, सबकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे करके बीजेपी सरकार इस वक्त कर रही है और तमाम चीजें लाइन पे लगी हुई है और हो भी रहा है। जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जब उनसे चीजें पूछते हैं, जब जनता को लगता है कि ये पार्टी काम नहीं करी तो उसको हटाने का काम करती है। लेकिन निराधार बेकार मतलब के केवल आरोप लगाना सरकार के ऊपर और सरकार का सहयोग न करना, ये भी तो कहीं दलों का काम नहीं होना चाहिए ना। दलों का काम होना चाहिए, खाली टीवी डिबेट में बैठ करके केवल आप आरोप लगाएंगे, अपना कैंडिडेट आप कोई नहीं बताएंगे, ये जरूरी तो नहीं। मैडम आपको क्या दिक्कत है? वो अपने कैंडिडेट्स अगर नहीं बता रहे हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है? तो आप उतार सकते हैं, लेकिन केवल आप आरोप लगाएंगे सरकार के ऊपर। नहीं, आपसे जवाब मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ आपसे जवाब, मैं मांग रही हूँ। हर चीज को ये कहकर थोड़ी टाला जा सकता है कि विपक्षियों ने आप पर आरोप लगा दिया। मैं पूछ रही हूँ कि आपने उत्तराखंड के इन मुद्दों को लेकर क्या किया अब तक? देखिए, उनका काम है विपक्ष को कि वो बताए, सारी चीजें बताएं और सरकार उस पर अमल भी करे। ऐसा नहीं है, विपक्ष की तो मैं बात ही नहीं कर रही। दूसरी बात, जब अगर हम जनता के बीच में हमने काम नहीं किया होगा इन 5-6 सालों में, जब हमारी सरकार चल रही है, अगर हमने उनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया होगा, अगर हमने पलायन पे काम नहीं किया होगा तो जनता हमें उखाड़ के फेंक देगी। मातृशक्ति के लिए काम नहीं किया होगा तो मातृशक्ति वोट नहीं देगी। लेकिन जो हमने काम किए हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। 2024 में जनता समर्थन देगी, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया है उनके बीच में। हमने मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया, हमने पलायन को रोकने के लिए काम किया। आपने अभी भू कानून की बात करी, भू कानून पर कमेटी बना दी, तैयार कर दी, मूल निवास पर कमेटी बना दी। आप स्थायी राजधानी की बात करती है, पहाड़ों में भी बनाने का काम किया, यहाँ पर भी तैयारी शुरू हो गई, कमेटी तक तमाम चीजें हो चुकी हैं। और आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। सरकार अगर काम नहीं करेगी तो फिर आगे चलेगी कैसे? तमाम ऐसी हमारी योजनाएं हैं इस प्रदेश के लिए। मैम, जब जनता सड़कों पर उतरती है, चाहे मूल निवास को लेकर अभी हमने देखा किस तरीके से रैलियां निकली, तब आपकी ओर से एक स्टेप ले लिया जाता है ताकि लोगों को आश्वासन मिल सके कि हाँ ठीक है, कमेटी गठित हो गई है। लेकिन जो रवैया आपने यूसीसी को लेकर अपनाया था, क्या बाकी की चीजों के लिए वो रवैया नहीं होना चाहिए था? पहली कैबिनेट की बैठक में आपने समिति गठित कर दी और ठीक है, अभी तो सारा प्रोसीजर आगे बढ़ता हुआ, आपने बहुत उपलब्धि हासिल कर ली ना। लेकिन क्या उत्तराखंड की उन समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए था जिनको लेकर न जाने कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है? ये बड़ी बात है ना, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। जनरलाइज बातें करने से नहीं होगा। ठीक है, आशीष जी के पास जाएंगे। आशीष जी, इन सारे मुद्दों का हल नहीं हुआ। मौका जनता ने उत्तराखंड में आपको भी दिया था, कांग्रेस और बीजेपी को ही अब तक मौका दिया जाता रहा है। स्थानीय दल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उनको जनता ने वहां तक पहुंचाया नहीं, सत्ता में वो नहीं आए। लेकिन आपने भी उन चीजों को दरकिनार रखा और हाशिए पर रखा। शायद यही वजह है कि वो समस्याएं आज भी जस की तस हैं। इसलिए उसी सवाल के कटघरे में आप भी खड़े हैं। पूरे वक्त के साथ कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए जो काम करने चाहिए थे वो सब किए हैं। जिनका जो भी आंदोलनकारी थे उनका चिन्हीकरण करने का काम हो, राजधानी को गैरसैंण बनाने का काम हो, हर तरीके के जो भी काम, आरक्षण देने का काम हो, उस पर सबसे पहले काम कांग्रेस पार्टी ने ही करे। चाहे आप भू कानून को लेके बात करें तो भू कानून, लेकिन सर पूरे तो नहीं हुए ना। जो भी अब तक प्रोसीजर हुआ है इन बड़े बड़े मुद्दों को लेकर, आप वो कह रहे हैं हमने कमेटी बनाई थी, आप कह रहे हैं हमने विधानसभा बनाने का काम किया, लेकिन क्या ये काफी है? क्या इतने भर से हो गया? क्या जिन चीजों को लेकर राज्य के गठन के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी जानें दी थी, क्या उनको असल में न्याय मिला अब तक? निश्चित मैडम, आज तक वो जिस उद्देश्य से उत्तराखंड मांगा गया, उद्देश्य की पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। और निश्चित हमारी सरकारों का काम है कि इस काम को सबसे पहले करना चाहिए। जनता ने एक भी आंदोलन यूसीसी के लिए नहीं किया, पर जितना आगे बढ़ चढ़कर धामी जी ने दिखाया कि मुझे बस यूसीसी लाना है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये उनकी अपनी सोच है। जनता का कोई आंदोलन नहीं था। आज भी जनता आंदोलन भू निवास और मूल निवास कानून के लिए कर रही है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कमेटी खेलने का गेम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सोना चोर पार्टी है मैडम। ये वो पार्टी है जिसने मंदिरों का सोना भी चोरने का काम किया, उस पर भी कमेटी बनाई, पर उसका भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इन लोगों को करना कुछ नहीं है, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को पीछे रखने हैं। और आज देखिए मैडम, किस देश को और उत्तराखंड राज्य को कितने कर्ज में डालने का काम
भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ठीक है। निश्चित ही मैं पढ़े लिखे सभ्य समाज से कहना चाहूंगा, आप विश्वास मत करें, ना हम पे करें ना इन पे करें, आप अपनी आंखें खोलकर विश्वास करें। मैं परसों अभी एक हफ्ते पहले ही किसी बहुत बड़े नेता, अच्छे नेता से पूछ रहा था किसी पार्टी के, कि मैंने कहा राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, तो उसने कहा कर्जा क्यों होगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा लिया। वो कहता है इसने करा क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्जा लिया होगा। मैंने कहा गूगल में ढूंढ के देख तो ले एक बार कितना कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। तो उसने जब देखा तो कह रहा है नोटल जी, मैं तो सोच रहा था कि बड़ा अच्छा चल रहा, ये कर्जा भी लेते हैं। तो इतने बेईमान लोग हैं मैडम, देश के ऊपर देखिए कितना कर्जा बढ़ा दिया, राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। और जब इनसे विकास की बात होती है, श्वेत पत्र की बात करते हैं, तो उसमें कांग्रेस की बातें बताते हैं। अरे श्वेत पत्र इस बात का लाओ कि आपकी 9 से 10 साल में आपकी उपलब्धि क्या है, आपने कौन से वादों पे आप खरे उतरे, किन बातों पे आप जनता के बीच में आए थे। आपने काले धन की बात करी, उसके ठीक है। नाम लेते हुए ऐसा डर लगता है इनको कि कोई काला धन ना बोल दे सामने से। अगर बोलेगा तो हम बोल देंगे नहीं नहीं तुम तो हमेशा वही काला धन बोलते हो। क्यों ना बोले हम लोग, आपने बोला था हम काला धन लाएंगे और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले थे उस धन को लाकर आप, कि इनकम टैक्स पेयर को 10-10% ठीक है, यानी आप वही चीज हो गई ना कि उन्होंने आप पर आरोप लगाए, आपने उन पर आरोप लगाए, लेकिन देखिए बात है जनता दोनों से सवाल पूछ रही है कि हमने तो आप दोनों को मौका दिया था, हमारी समस्याएं तो जस की जैसे, चाहे आपने जो कुछ किया हो या चाहे आपने जो कुछ किया हो। ठीक है, अभी हेमा जी के पास जाएंगे। हेमा जी, आम आदमी पार्टी तो क्योंकि अपना भविष्य तलाश रही है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इन मुद्दों का समाधान आपकी ओर से कुछ ऐसा सोचा गया है कि इन मुद्दों पर भी काम होगा, या फिर अपनी ही चीजें, अपना ही मॉडल यहां पर भी प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी? कि हमारा हमने जब विधानसभा चुनाव में दिया था कि हम जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए काम करेंगे। हमारा जो एक ही होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और इसी पर आम आदमी पार्टी काम करती है और इसी के लिए ही हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं। इन्हीं को लेके हम जाते हैं, हम किसी धार्मिक मुद्दे को लेके नहीं जाते, हम शिक्षा स्वास्थ्य को लेके जाते हैं। और हम भाजपा की तरह झूठ का पुलिंदा नहीं है कि करोड़ों की सौगातें बांट दी और फिर चुनावी स्टंट की तरह और फिर वही हो गया कि बुलेट ट्रेन चल गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, धरातल 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां मिल गई। ऐसा नहीं होता, जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं, और जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे वहां जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ठीक है, यानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी तो उससे तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी बात है कि देखिए जनता किस पर विश्वास करती है, ये बहुत अहम होगा। कमलेश जी, आपके अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं। कमलेश जी, अभी आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अभी आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप दूसरे राज्यों से बसों में भरकर अपनी रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के अंदर इतनी मातृशक्ति है कि हमें यूपी से महिलाओं को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी, बीजेपी के साथ महिलाएं इतनी जुड़ी है, कोई जरूरत नहीं है हमें यूपी से महिलाएं, ये निराधार हरिद्वार की महिलाएं कहाँ चली सत्ता में जबरदस्ती आ जा रही हूँ मैडम, क्योंकि धामी जी नहीं खतरनाक। अरे नहीं, बीएचएल में ठीक है, एक एक करके खुद आ रही होंगी। अंकिता भंडारी यशी जी बीएचएल में मैं गई थी बसों में। खुद ही आ गई मैडम, खुद ही आ गई। यशी जी मैं बसों में गई थी लहर दौड़ रही है देखने के लिए, ये मानेंगी नहीं। वो लहर दौड़ रही मैडम, यूपी से यहाँ तक आ रहे हैं। बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और बड़ी हंसी आ रही थी कि हरिद्वार में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ महिलाएं, वहाँ की महिलाओं को पता नहीं है, और महिलाओं, कौन सी महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं। अदालत का काम है और अदालत में ये केस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अदालत किसी को छोड़ेगी नहीं। मुख्यमंत्री जी आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? बहुत लंबे हाथ होते हैं। अगर हम गलत करेंगे, तो जनता हमें कमलेश जी वीआईपी। ठीक है, ठीक है, कमलेश जी वीआईपी। ठीक है कमलेश जी हो गया। कमलेश जी आप सुना भी करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।